जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आपके टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ तक कि आपके नेट और जीआरएफ के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो इसको हम सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। खासकर मैंने पीजीटी का सिलेबस मुख्य रूप से पीजीटी के लिए बताया गया है, और इसमें टीजीटी और आपका नेट भी कवर हो जाएगा। तो टीजीटी जो पीजीटी का आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसका जो पहला चैप्टर है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पीजीटी के विषयवार सिलेबस वाइज आपको ये कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो उपलब्ध होते रहेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जो आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो परीक्षाएं हुई थी पीजीटी के 2021 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई हैं, और बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म को डाल रखा है और बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि परीक्षाएं होने वाली हैं, क्योंकि तमाम परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इलेक्शंस का भी दौर है। तो आइए हम देर नहीं करते, शुरू करते हैं। आपका ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहला चैप्टर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पृथ्वी की संरचना पर हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट आपका ये रहेगा, पार्ट 1 भाग 1 रहेगा। इसको मैंने 2 पार्टों में बांट रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इस पार्ट का कोई भी मटेरियल, कोई भी हिस्सा वो छूट न जाए, और विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को, परीक्षार्थियों को कोई समस्या न हो हमारे वीडियो के माध्यम से। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम प्रयास करेंगे कि वो इस टॉपिक से छूटे ना, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसी है कोई नहीं जानता है। बस पृथ्वी के कहते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि पृथ्वी के अंदर का परिणाम ही जो ऊपर दिखाई पड़ता है वो है। मतलब पृथ्वी की सतह है वो जो अंदर का ही परिणाम है। जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, ये सब क्या है? ये सब आंतरिक शक्तियों के कारण ही बनते हैं। तो अब विशेष भूगोल का जो अध्ययन था वो पृथ्वी के ऊपर था, ये पृथ्वी के अंदर की चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे विकास भूगोल का होता गया, तो पृथ्वी के जो ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी से संबंधित हर चीज़ों का अध्ययन ज्योग्राफी में होने लगा। तो क्योंकि उसका संबंध कहीं ना कहीं अंदर से है। तो जैसे पृथ्वी पर पहाड़ हैं, तो पहाड़ पर अध्ययन हमने किया भूगोल में। लेकिन पहाड़ क्यों बना है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हमको पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसी को पर्पस में रखते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लेकर आए हैं। अब देखिए, पृथ्वी अंदर से कैसी है कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिकों ने तमाम प्रयास किए। अगर हम इसके अंदर की चीज़ों को जानने का प्रयास करें, तो इसे कोयले खदान है, जैसे कोई भी खान है 2-4 किलोमीटर गहरी होती हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इससे पता चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत ना के बराबर। लेकिन पूर्ण जानकारी इससे नहीं प्राप्त होती है। अभी तक जो ऑयल्स माइंस हैं, जो जिसमें प्राकृतिक तेल निकाला आता है, उसके गड्ढे जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत अंदर जाते हैं। रूस में कोला प्रायद्वीप है एक, वहाँ पर रिसर्च के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए, पृथ्वी के अंदर जानने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। वो 12 किलोमीटर के ऊपर एक गड्ढा खोदा गया था। लेकिन 12 किलोमीटर के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट गल गए थे। मतलब वहाँ पर उसके आगे हम वो जा नहीं पाए हैं। कहते हैं कि गल गए थे, इतना गर्मी थी। तो इस आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी के अंदरूनी भागों में गर्मी खूब है, लेकिन पृथ्वी कई परतों में बनी हुई है ना, कहीं पर गर्मी है। अब इस तरह देखा जाए कि पृथ्वी के अंदर से कहीं से पानी निकलता है, तो क्या अंदर से पृथ्वी द्रव है या पानी है उसके अंदर? कहीं पर गर्म पानी निकलता है, कहीं पर ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलता है, कहीं पर पेट्रोल निकलते हैं, कहीं पर सोना निकलता है। तो पृथ्वी पर एक ही पृथ्वी में उसी गहराई पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। तो इस तरह से हम या वैज्ञानिक आश्चर्य हुए कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी
जो हमारी है उसके हम जहाँ पर खड़े सतह से केंद्र तक मतलब त्रिज्या वो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसको हम पूरा आर पार पृथ्वी के छेद करें, आर पार देखें, इसकी दूरी लगभग 12,700 कुछ होगी। ठीक, इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, हम 2 से अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ ये है एक केंद्र है, तो सतह से केंद्र तक रेडियस इसका 6371 है। तो 2 × 2 तो 14, 1 2 3 6 7 12, 12,742, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 12,742 इतनी है। लेकिन इसके अंदर क्या है ये अब तक कोई जान नहीं पाया। अगर देखा जाए पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम है, 5.5 है। ठीक, औसत घनत्व पूरे का नहीं देखें तो ऊपर का घनत्व कुछ और है, बीच का कुछ और है, अंदर कुछ और है। ठीक है, तो 5.5 है। एक कैंडिस महोदय ने कहा था कि पृथ्वी का घनत्व 5.48 है, उसी के आसपास बताया गया है। और पॉइंटिंग महोदय ने बताया है कि 5.49 पृथ्वी का ये घनत्व है। तो कुछ भी हो लेकिन 5.5 के आसपास ही है। ठीक, ये जो 5.5 है ये आधुनिक थ्योरी, आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर बताया गया है। अब हम देखिए पृथ्वी पे जो ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा निकलती हैं, ठीक है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थों और गुरुत्व के तापीय ऊर्जा से निकलती हैं। ठीक है, और ऊष्मा से ही, और यही ऊष्मा से ही धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान आज का निर्माण होता है। जैसे अगर अंदर से गर्मी निकलती है, पृथ्वी के अंदर से गर्मी निकलती है, तो वो उस गर्मी का प्रभाव पृथ्वी पर कहीं न कहीं पर्वत, पठार, मैदान आज के ऊबड़ खाबड़ होती के रूप में देखा जाता है। और पृथ्वी के अंदर की गर्मी जब बाहर निकलती तो ऐसा होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी अंदर से गर्म है। तो इसी को जानने के लिए आइए हम देखते हैं पृथ्वी की परतों के बारे में। ठीक, 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडवर्ड स्वेज, वो जर्मन के थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी 10 एनालिस्ट डर अ डे। उनका किताब का नाम था 10 एनालिस्ट डर अ डे। हालांकि ये जर्मन भाषा है, हम समझ नहीं पाएंगे हम आप। तो अगर इसका जो अगर अंग्रेजी करें तो द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होगा, अगर हिंदी में करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वी 3 परतों में है, पृथ्वी को उन्होंने 3 परतों में बांटा है। तो पहला परत जो है उसको बांटा था सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि स्वेज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा था। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, इनकी जो संरचना उन्होंने बांटा था ये रासायनिक संरचना है, क्योंकि वे इन्होंने रसायन के आधार पर, मतलब कि तमाम जैसे सियाल है, सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से रासायनिक पदार्थ हैं, इसके आधार बांटा था। ठीक है, कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व कहाँ पर किस परत में है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना किसने दी थी, तो किसने, इन्होंने एडवर्ड स्वेज महोदय ने दी थी। और जाहिर सी बात है ये पहला सफल प्रयास था, भाई कितने लोगों ने किया था, लेकिन कहीं न कहीं ये सफल प्रयास था। और आज भी तो ये कुछ ये पृथ्वी के आधुनिक थ्योरी के मेल खाता है। तो इन्होंने 3 परतों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद तमाम वैज्ञानिकों ने बांटा। उसके बाद एक डॉली महोदय थे, उन्होंने भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, बाह्य, मध्य और आंतरिक परत। तो स्वेज महोदय ने 3 भागों में सियाल, सीमा, निफे, डॉली महोदय ने बाह्य, मध्य, केंद्रीय, वही चीज़ है, सियाल, सीमा, निफे, बाहरी और बीच का और अंदर का। जेफरिन महोदय ने 4 भागों में बांटा था। वंडरग्राफ्ट महोदय ने 4 भागों में बांटा था। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है, वंडरग्राफ्ट और जेफरिन, होम्स भी आया हुआ था। लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा था पृथ्वी की संरचना को। अब यहाँ पर होम्स महोदय ने 2 भागों में बांटा था, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। क्रस्ट, ठीक है, कुछ था नहीं, बस ये 3 पार्ट को, ये सियाल, सीमा, निफे जो है
पूरा सियाल और आधा सीमा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इस सियाल से था, तो ये पूरा सियाल को ले लिया, आधा सीमा को ले लिया, ठीक। पूरा सियाल आधा सीमा को ले लिया और फिर आधा नीचे वाला सीमा और पूरा निफे को ले लिया, तो दो भागों में बांट दिया, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। ये ऊपर वाले भाग को कह दिया क्रस्ट और नीचे वाले भाग को कर दिया इन्होंने सबस्ट्रेटम, आधा स्तर कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो इन चार वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से पृथ्वी को बांट दिया, जो जैसा पाया उन्होंने बांट दिया, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो मान थ्योरी है स्वेज महोदय के अनुसार पृथ्वी की संरचना कैसी है। तो स्वेज महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे। अब देखिए सियाल, इसी में इसका रचना छुपा हुआ है। सियाल SI, देखिए SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम दोनों ही ये हल्के पदार्थ हैं। हम देखते हैं एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह यूज करते हैं, बहुत हल्का होता है, एल्युमिनियम का तार वगैरह बहुत हल्का होता है। तो इसके आधार पर बताया गया कि पृथ्वी की जो संरचना ऊपरी परत है वो हल्के पदार्थों से बनी हुई है। इसके आधार पर उन्होंने बताया सिलिका एल्युमिनियम, इसका घनत्व 2.9 है। जो ये ऊपर का परत है इसका घनत्व 2.9 है, ठीक। गहराई देखें तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 50 से 300 किलोमीटर इसकी गहराई मापी गई है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अम्लीय है और महाद्वीपों की रचना इसी से हुई है। महाद्वीपों की रचना इसी से हुई है, ठीक। महाद्वीपों की रचना इसी से हुई है। अब हम देखा है तो दूसरी परत है, ठीक। इसको आपने देख लिया, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, घनत्व 2.9 और गहराई 50 से 300 किलोमीटर, और यह अम्लीय है और इस पर महाद्वीपों की रचना हुई है। महाद्वीप खासकर इसी परत में हैं, ठीक। उसके बाद आता है सीमा। वैसे भी सीमा SI सिलिका, Ma से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद इसका घनत्व जो है 2.9 से 4.7 है। 2.9 से 4.7 है इसकी जो है घनत्व है। अगर गहराई की बात करें तो इस गहराई उसकी अपेक्षा काफ़ी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई मापी गई है। अब चूँकि यहीं से, ठीक है, ज्वालामुखी पदार्थ होगा निकलते हैं, तो इसकी रचना बेसाल्ट से हुई है। बेसाल्ट ज्वालामुखी से जो निकलते हैं पदार्थ उसे बेसाल्ट, खासकर आग्नेय सोल से बनी हुई बेसाल्ट कहते हैं। तो यहाँ इसकी रचना बेसाल्ट से हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर अम्लीय और यहाँ पर क्षारीय। ये अम्लीय जो पदार्थ होता है ये समझ लीजिए खट्टा होता है, अम्ल, ठीक है। इसलिए महाद्वीप के जो ऊपर क्रस्ट भाग हैं यहाँ पर नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, और यही नमक कहीं न कहीं पर जाकर बहकर समुद्रों में नदियों के माध्यम से गया है और वहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ गई है, ठीक। ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, ठीक। तीसरा है निफे। जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, निकिल और फेरस। निकिल और फेरस है तो बहुत ही समझिए अधिक घनत्व के पदार्थ हैं, दोनों बहुत ठोस होते हैं। निकिल और फेरस, फेरस चाहे फेरम कहो, ये लोहा कह सकते हैं इसको, लोहा, निकिल और लोहा। तो ये इन चीज़ों का बना हुआ है केंद्र, पृथ्वी का केंद्र इन चीज़ों का बना हुआ है, भारी पदार्थों का। इसका घनत्व 11 से 13 माना गया है। व्यास इसका 6880 है, और यहीं पर जो भारी पदार्थ हैं यहाँ पर एक चुंबकीय शक्ति है, और कहीं न कहीं यही माना आता है जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है ये इसी केंद्र की वजह से है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण। इसे गुरुत्वामंडल भी कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यही पर से है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका स्वेज के अनुसार। स्वेज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया है। सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व किसका है? निफे का है, ठीक। उसके बाद फिर तीनों का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, किसने बांटा है? ये स्वेज महोदय ने बांटा है। अब आगे देखते हैं हम, इसी चीज़ को मॉडर्नाइज किया गया, आगे के वैज्ञानिकों ने किया गया कि कुछ सुधार किया, क्योंकि इस जानते हैं ना कि कोई मतलब हर वैज्ञानिक आते हैं, स्पेशली थ्योरी को कुछ
अपना कुछ गलत कहते हैं या फिर कुछ सुधार करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अब चाहे पब्लिसिटी के लिए हो कहा गया पहले, चाहे ज्ञान के आधार पर कहा गया, लेकिन कुछ यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी चीज़ अस्थायी नहीं है। अगर हमने बहुत खोज आज कर ली है तो इससे ज़्यादा खोज आगे चल के होगा, ठीक है। अब जैसे वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड आ गए, उसका कुछ और आ जाएगा। तो एक तरह से वैज्ञानिक आविष्कार होते रहते हैं और पुरानी धारणाओं को हम छोड़ते हुए आगे धारणाओं बढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही देखिए पृथ्वी की संरचना अंदर से कैसी है, ये 3 आधारों पर बांटा गया है। 3 ज्वाला, ये 2 प्रमुख हैं। एक है अप्राकृतिक स्रोत और एक है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक मतलब जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं इसको हम। तो इसमें पहला है घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व इसे आसान सी भाषा में कहते हैं गजिन जिसे कहते हैं, डेंसिटी। तो ये कहा गया कि पृथ्वी का जो बाहरी परत है वो अंदरूनी परत पर ये दबाव मारता है, दबाव लगाता है। इसलिए कहा गया कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं दबाव बढ़ता आता है। लेकिन ये भी कहा गया कि हर लैब में मतलब कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हर पदार्थ के एक दाब सहने की अवस्था होती है, मतलब एक अवकाश होती है, उससे ज़्यादा वो दाब नहीं सह सकता है। इन्होंने फिर वैज्ञानिकों ने फिर ये देखा कि पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ है जैसे निकेल और फेरियस, ये खुद इतने ज़्यादा घनत्व के हैं, इसलिए दबाव का कोई मतलब नहीं है। ऊपर के दबाव का कोई मतलब नहीं है। अगर एक बात और है, अगर ज़्यादा दबाव होगा तो कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था में रह नहीं पाएगा। तो इसलिए सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक अंदर भाग है, ये घनत्व जो है ये अलग अलग पदार्थ, पृथ्वी का अंदर का जो भाग है अलग अलग पदार्थों का बना हुआ है, इसलिए अलग अलग घनत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि कोई अंदर देखने नहीं गया, इसलिए इसको मान तो लिया गया, मगर आधे मन से मान लिया गया, चलो ठीक है। उसके बाद एक था दबाव। हमने देखा दबाव, घनत्व और दबाव। घनत्व क्या दबाव हो गया? तो फिर वही चीज़ है कि ऊपर से दबाव लगा, दबाव सहने की क्षमता होती है, ठीक है, तो कोई चट्टान अपनी मूल अवस्था में रह नहीं पाएगा। ठीक, घनत्व मतलब पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा अलग अलग पदार्थ बना हुआ है। दबाव मतलब होता है प्रेशर, कितने प्रेशर पे इतना ये चट्टान सह लेगा। ठीक, उसके बाद आती है तापमान। तापमान में क्या होता है कि पृथ्वी से 32 मीटर सतह से 32 मीटर अंदर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, बढ़ जाता है। 32 मीटर अंदर जाने पर मीटर जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, और वही 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड घट जाता है क्षोभमंडल में। लेकिन अंदर की बात हो रही है तो यहाँ बढ़ाता है। इस तरह से देखा जाए तो 32 पे 1, 64 पे 2, 96 पे 3, अगर इस तरह बढ़ता रहा तो कोई भी चट्टान अपनी मूल अवस्था में रह नहीं पाएगी। इसे यहाँ पर निकिल और फेरियम देख रहे हैं। बताया गया है कि ये ठोस पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर, निकिल फेरियस। लेकिन इसके आधार पर अगर देखेंगे तो ये चट्टान अपनी मूल अवस्था में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि गर्मी देख रहे हैं तो इस तरह से गर्मी बढ़ेगी। तो लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया है फिर भी कि प्रथम 8 किलोमीटर तक तापमान 32 मीटर की एवरेज से बढ़ते हैं। प्रथम 8 किलोमीटर तक 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। उसके बाद फिर इस तरह नहीं कि वैसे बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो 100 किलोमीटर की गहराई पर नीचे, तो प्रत्येक उसमें क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर पर 100 किलोमीटर गहराई के बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड का तापमान की वृद्धि होती है। मतलब कि समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर के बाद 12 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की स्पीड से बढ़ती है। ठीक, इससे कम हो गया। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे तो आगे देखते हैं कि 300 किलोमीटर के बाद, मतलब 300 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर की दर से 2 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यहाँ पर मीटर में था लेकिन यहाँ किलोमीटर आ गया। मतलब कहने का मतलब है गहराई में
गहराई के साथ साथ ये गर्म होने की दर कम होती जाती है, क्योंकि अगर ये दर लागू होती 32 मीटर पे 1, 100 मीटर पे 3, तो अपनी चट्टान है जो अंदर की, ये अपनी मूल अवस्था में नहीं रह पाती। तो इस आधार पर देखा गया कि ये भी जो थ्योरी है जो वो गलत है, उतना मान नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर पृथ्वी गर्म है, क्योंकि जो अंदर से लावा पदार्थ निकलते हैं, ज्वालामुखी लावा निकलते हैं, ये इसी का परिणाम है। तो हमने इन तीनों थ्योरी को देख लिया, ठीक। ये इस पर वैज्ञानिक एक मत नहीं है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। जब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है तो प्रत्यक्ष में है ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा ज्वालामुखी, अब जाहिर सी बात है पृथ्वी के अंदर से ही लावा पदार्थ निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से ही लावा ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, जो कि इस बात का परिणाम होता है कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, पृथ्वी अंदर से गर्म है। लेकिन ये माना गया है कि जो पृथ्वी का जो मैग्मा चैम्बर है ये बहुत अंदर नहीं है, ठीक है। ये खासकर ये क्रस्ट और ये 100 किलोमीटर के नीचे है। उसके बाद क्या पृथ्वी गर्म है, ठंडी है, या फिर ठोस या द्रव है, ठीक। तो कहते हैं कि ज्वालामुखी जो लावा होता है ये मैग्मा चैम्बर से आता है, उसके बाद तो कुछ अलग है। तो इस पर वैज्ञानिक बहुत मत नहीं आए। लेकिन हाँ, भूकंप विज्ञान जो होता है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी कहते हैं इसको, भूकंप सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप विज्ञान एक ऐसा एक माध्यम है जिसके आधार पर पृथ्वी की संरचना को हम समझ सकते हैं, संरचना को हम समझ सकते हैं, क्योंकि भूकंप में तरंगे होती हैं और हर तरंगे की जो क्वालिटी होती है अलग अलग होती है। अब हम इस भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जो पृथ्वी की संरचना है, जो नवीनतम संरचना है, ये नवीनतम संरचना है, नई खोज है, इसको मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए भूकंप में 3 तरंगे होती है, PSL, ठीक है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में घुस जाती हैं, और यह तरंगे ठोस में घुस जाती हैं, गैस में घुस जाती हैं, मगर द्रव में गायब हो जाती हैं। और जो यल होती हैं धरातल के ऊपर ही बहती हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया, देखिए पृथ्वी का है। ये जो पी तरंगे हैं ये पृथ्वी के अंदर तक प्रवेश कर जाती है पूरा, मतलब यहाँ पर ठोस चीज़ें हैं। और एल तरंगे ऊपर रहती हैं, लेकिन जो यस तरंगे होती हैं यहाँ पर, ये पृथ्वी केंद्र मान लीजिए, यहाँ पर आके, अब देखिए लाल से बना दें हम, ये देखिए ये एल तरंगे यहाँ से आकर ये घूम जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये द्रव है, क्योंकि द्रव अवस्था से ये लुप्त हो जाती हैं और अंदर जा नहीं पाती हैं। और पी तरंगे क्वालिटी है, सब जगह घुस पाती हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि अंदर ये द्रव है, कहीं कहीं पर द्रव है। तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक इस मत पे आए हैं कि पृथ्वी का जो हिस्सा है वो एक चीज़ों से नहीं बना हुआ है, कहीं पर ठोस है, कहीं पर द्रव है, कहीं पर अलग अलग घनत्व का बना हुआ है। अब एक चीज़ और देखने के ध्यान देने योग्य है, बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अब दूसरा जो मैंने विभाजन किया है भूकंपीय लहरों के आधार पर किया है, ये किया है भूकंपीय लहरों के आधार पर, लेकिन ये जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल ये विभाजन है, जियोलॉजिकल विभाजन है। तो इस आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लाइथोस्फीयर, ठीक है, लाइथोस्फीयर, ये इसकी जो गहराई है ये 100 किलोमीटर मानी गई है, ठीक। मतलब इसका मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। इसी सिद्धांत को लेकर के मैंने बताया ना कि वैज्ञानिक कहीं ना कहीं पीछे वाले के सिद्धांत से कुछ चुरा लेते हैं और कुछ बनाते हैं, और उसका मॉडर्नाइजेशन कुछ बदल करके, जैसे बहुत टेक्नोलॉजी है, तमाम जहाज़ें बनती हैं, जैसे तमाम तरह से बल्ब चल रहा है, बल्ब, और उसी बल्ब तो का आविष्कार हो गया, लेकिन बल्ब में क्या होता है, तमाम कुछ इंटरफेयर कर दिया, कुछ मॉडर्नाइजेशन कर दिया, LED आ गई, पहले सेफल आया, फिर LED आई, अब कुछ और आएगा। जैसे हवाई जहाज़ पहले कुछ और थे, अब कुछ और आ गए हैं, था हवाई जहाज़ ही है, लेकिन उसमें कुछ मॉडर्न चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, ठीक। तो हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इससे विज्ञान का आविष्कार या विज्ञान का आविष्कार या विकास होता गया। अब यहाँ पर इसी मंडल को सियाल बताया है, इसी मंडल को उन्होंने लाइथोस्फीयर कर दिया गया है, और 100 किलोमीटर ऊंचाई है, और इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट की प्रधानता है। और यही, लेकिन ये भी भाग बताया गया है सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम से, और सिलिका एल्युमिनियम से भी ये बना है, यहाँ बना भी, यहाँ भी बना है,
ठीक। घनत्व इसका 2.9 है, लेकिन यहाँ पर 3.5 है, 3.5 घनत्व है। दूसरा है यहाँ पर सीमा था इसका का पायरोस्फीयर कर दिया है। पायरोस्फीयर यानी मिश्रित मंडल, इसे मिश्रित मंडल कहते हैं, और ये 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से 100, फिर 100 से 2880 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका ये बेसाल्ट से बना हुआ है, और ये भी बताया था मैंने इसकी रचना बेसाल्ट से हुई है। देखिए लगभग 70-80% ये मैच कर रहे हैं। मैं खाली अपना वो वैज्ञानिक लोग अपना श्रेय ले रहे हैं, और उसी स्वेज की थ्योरी को ही चुरा कर ये बनाया गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसका घनत्व 5.6 कर दिया गया है। अब देखिए अंदर का जो है, जो बैरोस्फीयर है, बैरोस्फीयर तो यहाँ पर 100 से 100 से यहाँ 100 किलोमीटर, फिर 100 से 2880 किलोमीटर, फिर यहाँ 2880 से केंद्र तक इसकी मोटाई मानी गई है। और इसमें लोहा निकिल मतलब निफे, यहाँ देखो निफे, और यहाँ पर भी निफे की प्रधानता है, लोहा और निकिल से प्रधानता है। इसका घनत्व यहाँ पर 11 था, और यहाँ पर भी 8 से 11 माना गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ नहीं है, बस खाली इतना पूछते हैं कि भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, ये आपका लिथोस्फीयर, पैरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। ठीक है, अगर आप इस थ्योरी को याद कर लेंगे तो इसको याद करना कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अब हमने आसानी के लिए आपको केवल ये दो चीज़ें बताए हैं। मैं इस तरह बताऊंगा कि आपको चीज़ें भूलना, एक साथ सब बता दूंगा तो हो सकता है दिमाग से बाउंस कर जाए, उड़ जाए। तो अब एक बात चीज़ और है, इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि पृथ्वी का जो तीनों हिस्सा है, ये तीनों परत है, पृथ्वी की 3 परत हैं। ठीक, ये तीनों अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं, और जो ये 3 हैं जो ये अलग अलग डायरेक्शन में घूमती हैं। मतलब घूमने डायरेक्शन एक ही है, लेकिन अलग अलग इसका जो कहते हैं मोशन स्पीड अलग अलग है, गति अलग अलग है। इसकी गति अलग है, गति अलग है, गति अलग। पृथ्वी 3 पार्टों में बांटी गई है, और तीनों पार्टों में अलग अलग पार्ट से घूमती है। देखिए ये जो पार्ट है, ये ऊपर का क्रस्ट, आधुनिक थ्योरी में इन सब को अमान्य कर दिया गया है, और इसी को 3 भागों में बांटकर इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर कर दिया गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इसे ऊपर पलटी, प्रवार और केंद्र कर दिया गया है। तो ये जो धरती का ये जो हिस्सा है, ऊपर क्रस्ट हिस्सा है, इसकी स्पीड ठीक है सबसे कम है, और उससे ज़्यादा स्पीड इसकी है। ये समझ लीजिए यहाँ पर पायरोस्फीयर बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता दें आपको अलग बना के। ऐसे जो आधुनिक थ्योरी है इसमें क्या हुआ, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये क्रस्ट धीरे घूम रहा है, उससे तेज मेंटल घूम रहा है, और उससे तेज कोर घूम रहा है। ठीक है, तो क्रस्ट इसे घूम रहा है ऐसे, और मेंटल भी घूम रहा है ऐसे, ये तेज है। तो जब दोनों घूमते हैं तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे गर्मी पैदा होती है, और जो ऊपर के जो धरातल के सब चीज़ देखते हैं पर्वत मैदान, इसको उसी का परिणाम है। इससे एक गर्मी पैदा होती है। ठीक, वहीं से एक ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं इस गर्मी, क्योंकि हम जब हाथ को इसे रगड़ते हैं, देखिए ये गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो ये पैदा होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मेंटल से तेज कोर घूम रहा है। अब जब मेंटल और कोर जब रगड़ेगा, ये बहुत तेज घूम रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, यहाँ पर, और यहीं से पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है, भूचुंबकत्व पैदा होता है। कहते हैं पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये यही पर से निकलता है, एज निकलता है पृथ्वी, क्योंकि ये भारी पदार्थ बने हुए हैं, और सिद्ध भी हो गया है कि यहीं पर से गुरुत्वाकर्षण कहीं न कहीं इसी का परिणाम है। तो इसके क्रस्ट और मेंटल के रगड़ने से ऊष्मा पैदा होती है, और मेंटल और कोर यहाँ पर घूमने से, रगड़ने से एक भू चुंबकत्व पैदा होता है। ठीक है, जियोमैग्नेटिक कहते हैं। तो इस तरह से आपने पार्ट 1 में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, उसको हमने बता दिया है। और इसमें आपकी जो अगर कुछ समझ में ना होगा, कुछ क्वेरी होगी, आप मुझे फ़ोन से, डायरेक्ट फ़ोन से, या फिर आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ये पीजीटी में, यहाँ से पीजीटी और चाहे टीजीटी और चाहे कहीं परीक्षाएँ भी हों, खासकर नेट और जेआरएफ में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं।
अब हम अगले पार्ट में आपको आधुनिक थ्योरी बताएंगे, क्रस्ट और मैंटल और कोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे आते हैं। तो हमारे वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।